सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। जी मैंने कर ली है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जी स्टार्ट होना शुरू हो गई है। हाँ जी, आपको अब जो प्रेजेंटेशन है वो नज़र आ रही है, ऐसे ही स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए, लास्ट लेक्चर में गाइस हम लोगों ने गाज़ेस लॉ के हवाले से देखा था, ठीक है। और हमारी डिस्कशन ये हुई थी कि चूंकि हमारे पास चार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, पॉइंट चार्ज होता है, वॉल्यूम चार्ज होता है, सरफेस चार्ज होती है और लाइन चार्ज होती है, ठीक है। ये चार डेंसिटीज होती हैं, तो इन डेंसिटीज को यूज़ करते हुए हम किसी एक जगह पर या एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो मैंने ये कहा था कि कभी कभी जो चार्ज की प्लेसमेंट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्लेसमेंट है, वहाँ जब ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है तो उसके उसके जो कंपोनेंट्स बनते हैं उनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर 2-3 चार्जेस हों, पॉइंट चार्जेस हों, तो हम किसी न किसी तरह से डील कर लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा चार्जेस हो जाएं, उसके अंदर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस भी डिफरेंट हो जाए तो मसले हो जाते हैं। तो इसलिए उसका हल गॉसेस लॉ के अंदर था। हमने कहा था गॉसेस लॉ क्या करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई कर देता है। हमने फ्लक्स का देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने कहा था जो एक्सपेरिमेंट के तहत, जो फेरेडेज का एक्सपेरिमेंट था, उसमें आपको याद होगा कि अंदर वाले स्फीयर में चार्ज था, तो ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो अब अपर स्फीयर पे आ गया, तो उसकी वजह से फ्लक्स का कॉन्सेप्ट निकला, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जितना फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, जितना फ्लक्स निकल रहा है, उतने उसके अंदर चार्ज मौजूद है। इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन गॉस ने की थी और उसी तरह से गॉसेस लॉ ओरिजिनेट हुआ था। तो फिर हमने ये कहा था कि गॉसेस लॉ, फिर हमने उसका लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी देखा था, और फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड देखी थी जो कि करंटली आपको नज़र आ रही है कि गॉसेस लॉ यूज़ कैसे करेंगे। गॉसेस लॉ जब भी यूज़ करेंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि उसमें ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई होने ज़रूरी हैं। अगर ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होते तो गॉसेस लॉ को यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है। जो हम अपना गॉसेस लॉ से आसानी चाहते थे वो मिलेगी नहीं हमें। तो पहला पॉइंट ये था कि जो ds है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो, और जो सरफेस है उस सरफेस का जो वेक्टर है वो, यानी सरफेस का वेक्टर, और ये नॉर्मल वेक्टर है सरफेस का, ये ds जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर है, ये दोनों या तो पैरेलल होने चाहिए या 90 डिग्री पे होने चाहिए। पैरेलल होंगे तो ds डॉट ds जो है वो सिंपली ds मल्टीप्लाई बाय ds बन जाएगा, और अगर ये 90 डिग्री पे होंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर जो ds है नॉर्मल टू द सरफेस होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होने का मतलब ये है कि इस नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा या इस वेक्टर के पैरेलल होगा तो एंगल 0 हो जाएगा, ds डॉट ds सिंपली ds ds बन जाएगा। और अगर वेक्टर टेंजेंशियल होगा, यानी कि पैरेलल टू द सरफेस होगा और 90 डिग्री टू दिस नॉर्मल वेक्टर होगा, तो ds डॉट ds 0 हो जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और जिस जगह पर ds डॉट ds 0 ना हो उस जगह पर ds कांस्टेंट होना चाहिए। ds कांस्टेंट होने का फ़ायदा क्या होगा कि आप इस ds को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकेंगे, सिंपल सरफेस इंटीग्रल हमारे पास बच जाएगा, जो कि हल करना काफ़ी आसान है, ठीक है जी। ये लास्ट टाइम हमने देखा था। फिर ये भी बताया था लास्ट टाइम कि जो पॉइंट चार्ज है उसके लिए हम कोशिश करते हैं
के सफेरिकल सरफेस एज्यूम करें, गॉसियस सरफेस, और जो लाइन चार्ज होता है उसके लिए कोशिश करते हैं कि सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करें एज अ गॉसियन सरफेस। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर पॉइंट चार्ज हमारे पास मौजूद है, इसके गिर्द हम स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करते हैं, तो यहाँ ये दोनों ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये हम इसका लेट से ये इंक्रीमेंटल सरफेस है, इसका नॉर्मल वेक्टर जो ये वाला था हमारा वो ये बनता है, ठीक है, जो जिसे हम ds कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर है वो भी इसके पैरेलली बनेगा, यानी कि अलोंग दिस डायरेक्शन, यानी कि इस सरफेस के नॉर्मल, ठीक है, यानी कि इस केस में ds और ds दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ds मल्टीप्लाइड बाय ds हो जाएगा, और ओवर द होल सरफेस इज कांस्टेंट रहेगी, ds रहेगा, यानी कि आप चाहे जहां मर्जी चले जाएं ds कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें ये दोनों चीजें दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं। और जब हम लाइन चार्ज की बात करते हैं, लेट्स से ये लाइन चार्ज है और इसके गिर्द हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करते हैं, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में जो नॉर्मल वेक्टर है ds वो ये है, यानी कि इस स्फेरिकल सरफेस के नॉर्मल, इसके 3 ds बनेंगे, एक ds ये बनेगा, एक इस अपर सरफेस की वजह से अपर ds बनेगा, और एक ये लोअर ds बनेगा, ठीक है। तो जो कैपिटल ds है, फ्लक्स डेंसिटी है, वो है अलोंग द रेडियस, लाइन चार्ज के लिए अलोंग द रेडियस होता है, अवे परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी कि ये ds की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ds और ds दोनों पैरेलल होंगे सिलेंड्रिकल सरफेस पे, इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे दोनों पैरेलल होंगे, जबकि जो ऊपर वाली सरफेस, ऊपर और लोअर सरफेसेस हैं, यहाँ पे ds और यानी कि कैपिटल ds और स्मॉल ds आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि अपर और लोअर सरफेस पे ये वैल्यू 0 होगी, जबकि सिलेंड्रिकल सरफेस पे ये वैल्यू ds मल्टीप्लाइड बाय ds होगी। तो इस केस में भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो ये हम पहले देख चुके हैं, ये देखिए अभी जो भी हमने पहले बात की है पिछली स्लाइड पर, ये लाइन चार्ज है, इसके गिर्द हम स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करेंगे, स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करेंगे, तो अब इसकी 3 सरफेसेस बनती हैं, एक ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनती है, एक ये टॉप सरफेस बनती है, एक ये लोअर सरफेस बनती है। तो जो ds और ds हैं ये पैरेलल हैं इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे, जबकि परपेंडिकुलर हैं टॉप और बॉटम सरफेस पे, यहाँ पर ये 0 होंगे, इधर ds मल्टीप्लाइड बाय ds हो गया, ये देख लीजिए, d rho is normal to the surface of the cylinder, it may be closed by 2 plane surfaces normal to the z axis, normal to the z axis, 2 प्लेन सरफेसेस को क्लोज किया हुआ है, तो इन 2 सरफेसेस पे ds डॉट ds 0 होगा, सिर्फ सिलेंड्रिकल सरफेस पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। देखा 3 सरफेसेस बनी, एक ये साइड वाली सरफेस बनी जिसे हम सिलेंड्रिकल सरफेस कह रही है, टॉप सरफेस और ये बॉटम सरफेस, ठीक है, जहां पे z 0 है, ये बॉटम सरफेस, z इक्वल्स टू l पर टॉप सरफेस, और ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो सरफेस हम बना रहे हैं, ये वाली सरफेस, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों चीजें 0 होंगी, क्यों 0 होंगी, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर ds डॉट ds क्या है, यानी कि 0 है, ds डॉट ds जो है वो 0 है, इसलिए ये दोनों सरफेसेस 0 होंगी, सिर्फ बचेगा ये वाला सरफेस, और चूंकि इस पूरी जगह पे ds कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल लिया, ये सिर्फ एक सरफेस इंटीग्रल बच गया जिसकी दो, यानी कि ये अगर ये सिलेंड्रिकल सरफेस को बनाना है, तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे क्या कांस्टेंट है, सिर्फ रेडियस कांस्टेंट है, बाकी इसमें लेंथ भी चेंज हो रही है और इसका फाई भी चेंज हो रहा है स्फेरिकल सरफेस पे। तो इसके जो सरफेस इंटीग्रल में जो डिफरेंशियल्स बनेंगे वो हैं डी फाई का मतलब है रॉ डी फाई और डी जी, ठीक है।
रॉ डी फाई और डीजी, डीजी जो है वो 0 to L है वैल्यू, और ये चूंकि पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस है तो फाई जो है 0 to 2 पाई है। इसको सॉल्व करेंगे तो डीजी की जगह पे सिंपल एल बच जाएगा, और रॉ वैसे कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फाई की जगह 2 पाई रॉ एल। ठीक है, सही है, डिफरेंशियल तो की समझ नहीं लगी। ये सही है, डिफरेंशियल की समझ लगी, डी फाई डी जी की, ये दोनों किससे हैं? भाई ये सिलेंड्रिकल सरफेस, ये जो बाहर वाली सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस पे रॉ कांस्टेंट है। तीन चीजें होती हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, आपको याद होना चाहिए अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो पिछले लेक्चर्स, रॉ, फाई और जी। अगर रॉ कांस्टेंट है तो सरफेस में बाकी दो चीजें चेंज हो रही होती हैं, वॉल्यूम में तीनों चीजें चेंज हो रही होती हैं, सरफेस में सिर्फ दो चीजें चेंज होती हैं, और लाइन में सिर्फ एक चीज चेंज होती है। ठीक है, लाइन में एक चीज चेंज होती है, सरफेस पे दो चीजें चेंज होती हैं, वॉल्यूम पे तीनों चीजें चेंज होती हैं। तो चूंकि ये सरफेस है, इसमें दो चीजें चेंज होंगी, तो रॉ तो चेंज नहीं हो रहा, तो क्या चेंज होगा, जी और फाई। तो डी जी लिख दिया, फाई सिंपली डी फाई नहीं लिख सकते क्योंकि ये एंगुलर डिस्टेंस है, तो लेंथ के लिए रॉ डी फाई लिखना पड़ेगा। पहले मैं जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम डिस्कस किया था मैं बता चुका हूँ इसके हवाले से। रॉ डी फाई इस तरह से आएगा। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, हमारे पास सिंपली डी डी रॉ 2 पाई रॉ एल की वैल्यू आती है। इसको अगर इसको इस क्वांटिटी को आप लेफ्ट साइड पे लेंगे तो डी रॉ वुड बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई रॉ एल। ठीक है, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान सिर्फ एप्सिलॉन का फर्क होता है। ठीक है, तो इस रो एल और रो चार्ज, जो ये रो एल होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज जिस तरह जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और चार्ज पर यूनिट सरफेस होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जो लाइन चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि कूलम पर मीटर। इस Q बाय एल को इस Q बाय एल को हम रो एल लिख सकते हैं, दैट मीन्स रो एल इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 2 पाई। तो आपको पता है E और रो में सिर्फ क्या होता है, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई होता है, तो E वुड बी इक्वल टू डी ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको हम एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारे पास ये आएगा, रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, ये वो वाला एक्सप्रेशन है जिसको आपको याद होगा कि हमने के बाद ये वाला प्रूव किया था। ठीक है, हमने कहा था कि एक ये एक्स वाई जी एक्सिस है और यहाँ पर एक इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, हमने कहा ये वाले कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स हैं कैंसिल हो जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन की थी, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया था। तो ये रिजल्ट देखिए, हमने गॉसेस लॉ की मदद से इंतहाई आसानी से प्रूव कर लिया। ठीक है, जब भी हम गॉसेस लॉ इस्तेमाल करेंगे हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिलेटिवली आसान हो जाएगी पहले की निस्बत। ये ऐसा ही है जैसे आप पहले अगर सर्किट एनालिसिस देखते आए हैं तो सर्किट एनालिसिस में आप मैश और नोडल एनालिसिस लगाकर ये काम कर लेते, करंट वगैरह या वोल्टेजेस फाइंड कर लेते थे। फिर आपने नई टेक्निक्स इस्तेमाल की जिसमें सुपरपोजिशन थी, जिसमें थेवेनिन और नॉर्टन वगैरह थे। तो अगर आप थेवेनिन, नॉर्टन और सुपरपोजिशन ना भी इस्तेमाल करें तब भी आप सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आप सर्किट आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप गॉसेस लॉ इस्तेमाल ना भी करें तब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। गॉसेस लॉ इस्तेमाल करेंगे तो रिलेटिवली आसानी से ये काम हो जाएगा।
ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोएक्सियल केबल या कोसेंट्रिक साइलेंडर्स जिसे कहते हैं, उनको हम देख लेते हैं। कोएक्सियल सिलेंडर्स क्या है कि इनके सेंटर सेम है, देखिए रेडियस डिफरेंट है, यानी कि एक सिलेंडर का रेडियस ए है और दूसरे सिलेंडर का रेडियस बी है। इसको देखते ही आपको दो चीज़ें जहन में आती हैं, एक कोएक्सियल कैपेसिटर जहन में आता है और दूसरा एक कोएक्सियल केबल जहन में। कोएक्सियल केबल पता है क्या होती है भला? सर ये सर जो इंटरनेट इंटरनेट केबल होती है। इंटरनेट केबल, ईथरनेट वाली की बात कर रहे हैं। सर जो घरों में केबल की वायर होती है उसको कोएक्सियल केबल बोलते हैं। घरों में कौन सी वायर? सर केबल की जो तार है, जो केबल सर्विसेज सर जो वाली तार है पीटीसीएल वो? वगैरह की जो केबल आती है सर, जो उसको कहते हैं सर। हाँ, जो आपकी केबल सर्विसेज है ना, जिसमें आप पहले, आज से कुछ अर्सा पहले तक वो केबल से चैनल चला करते थे, अब पता नहीं वो चलते हैं कि नहीं चलते, पीटीसीएल उनकी जगह ले ली है। या पीटीसीएल की जो आपसे जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जो आपके पास लाइन आती है वो नॉर्मली कोएक्सियल केबल होती है, तो जिसको आप बाद में स्प्लिटर में लगाते हैं और फिर वहाँ से आप जो है वो डिवाइस में कनेक्शन दे देते हैं। तो वो कोएक्सियल केबल होती है। उसको कोएक्सियल केबल क्यों कहते हैं? हालांकि कोएक्सियल केबल का ये आपको इसकी तस्वीर बनाई हुई नजर आई है कि उसमें दो सर उसको सिलेंडर्स होते हैं सर्कुलर कोएक्सियल शेप और उसके जो कोटिंग होती है सिल्वर की, उसकी वजह से कहते हैं। सिल्वर की कोटिंग? जी सर, उसके अंदर सर वो एक क्या कहते हैं सर, सिल्वर की सर वो होती है कोटिंग सर वायर के पास। नॉर्मली ऐसे होता है कि एक आपके पास एक सिंगल तार होती है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। सर स्पंज टाइप होती है। ठीक है, सिंगल तार होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, तो आप उसको कोटिंग को काट देते हैं तो थोड़ी सी जो तार बचती है इसको आप लगाते हैं कनेक्शन में, ऐसे ही करते हैं ना? जी सर। लेकिन कोएक्सियल केबल में दोनों कंडक्टिंग सिलेंडर्स होने चाहिए। ये जो ऊपर प्लास्टिक लगा होता है ना, ये एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक होता है या इंसुलेटर इसे कह सकते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक या इसको इंसुलेटर कह सकते हैं, ये होता है। ठीक है, कंडक्टर तो आपको सिर्फ एक नजर आ रहा होता है, तो इसको कोएक्सियल केबल क्यों कहते हैं? अच्छा, अब अगर कभी आप उस तार को छीलेंगे ना तो उसे देखिएगा कि एक तो ये वही केबल है जो हम जिसको हमने उसमें लगाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगाया हुआ है, उसके ऊपर ये एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। उस प्लास्टिक की कोटिंग के ऊपर एक कॉपर की नेट होती है, नेट, यानी एक कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक की कोटिंग होती है, ऊपर एक कॉपर की नेट भी होती है। ये कॉपर की नेट एक्चुअली जो है वो बाहर वाला सिलेंडर होता है। वो दोनों कंडक्टिंग होते हैं, दोनों कंडक्टिंग सर्फेसिस होती हैं, दरमियान में होता है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, दोनों कंडक्टिंग सर्फेसिस, दरमियान में डाइलेक्ट्रिक, ये बिल्कुल कोएक्सियल कैपेसिटर वाला ही काम देती हैं। ठीक है, तो दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं जी, एक का रेडियस ए और एक का रेडियस बी है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आउटर सरफेस ऑफ द इनर सिलेंडर की आउटर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो रॉ एस है। ठीक है, ये रॉ एस, और अगर मैं क्या करूं, मैं इन दोनों सिलेंडर्स के दरमियान एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लूं। मैंने कहा था ना कि जब लाइन चार्ज वगैरह होगा
या सिलेंड्रिकल शेप में चार्ज होगा तो हम जो गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे वो सिलेंड्रिकल करेंगे, और अगर पॉइंट चार्ज होगा या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल अज्यूम करेंगे। तो हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं इनर सिलेंडर के बाहर। जब इनर सिलेंडर के बाहर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे तो उसका रेडियस जो होगा वो ए से तो बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा, ठीक है। ए सिलेंडर से ज्यादा और बी सिलेंडर से छोटा एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ Q वुड बी इक्वल टू ds मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई rho l, जो अभी पिछली स्लाइड में हमने प्रूव किया था, ठीक है। लाइन चार्ज के जरिए प्रूव किया था Q वुड इक्वल टू ds 2 पाई rho l, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, जो टोटल चार्ज है ऑन लेंथ ऑफ द मतलब इसकी इस कंडक्टर की किसी लेंथ के ऊपर इनर 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 सिलेंडर के ऊपर वो कितना होगा, Q वुड बी इक्वल टू रो एस, यानी कि ये हम Q फाइंड कर रहे हैं। आम तो Q किस तरह से फाइंड करते हैं, Q फाइंड करते हैं रो एस मल्टीप्लाइड बाय एस, यानी कि चार्ज डेंसिटी। मैं आपको पहले बताया था मल्टीप्लिकेशन सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होती है जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द होल सरफेस कांस्टेंट होती है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होती तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है ऐसे, ठीक है। और चूंकि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें डबल इंटीग्रल लगाना पड़ेगा। और चूंकि ये जो सिलेंडर है सिलेंड्रिकल सरफेस है, मैंने पहले कहा था सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर क्या चीज कांस्टेंट होती है, क्या चीज कांस्टेंट होती है, रो सर। हाँ जी, रेडियस कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है कि रो तो चेंज नहीं होगा, क्या क्या चेंज होगा, फाई चेंज होगा और जी चेंज होगा। तो इसी तरह से देखिए फाई और डीजी और रो इनर सिलेंडर का जो रो है या रेडियस है वो ए है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग वुड बी 2 पाई ए एल रो एस, रिजल्टिंग एक्सप्रेशन ये आएगा हमारे पास। अभी देखिए दोनों की जो लेफ्ट साइड्स हैं वो उस पे हमारे पास Q है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन को, तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन वुड बी इक्वल टू ds a रो s ओवर रो, यानी कि जो अगर हम इनर इसकी बात करेंगे ds की तो इस गॉसियन सरफेस की, तो जो ds है दैट वुड बी डिपेंडिंग ऑन रो रेडियस है बिटवीन a एंड b। और अगर तो अब हम बात करते हैं आउटर सिलेंडर की। ये ऊपर ये है कि अगर आपके पास लेंथ 1 मीटर हो तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन ये बन जाती है। पिछले वाली एक्सप्रेशन में अगर आप एक L इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब बात करते हैं कि आउटर सिलेंडर पर, ठीक है जी। आउटर सिलेंडर में जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस हैं, जैसे आपको मैंने फेराडेज का एक्सपेरिमेंट बताया था ना, उसमें जो इनर स्फीयर था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और आउटर स्फीयर पे बिल्कुल इक्वल चार्ज आ गया था नेगेटिव। बिल्कुल ऐसे ही जब हम क्या उसे कहेंगे, जो इनर सरफेस पे जो चार्ज है, यानी कि इस आउटर सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर पर जो चार्ज है उतना ही चार्ज इस आउटर सिलेंडर पर आएगा, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के साथ। सिलेंडर बी इक्वल टू जो पिछली वाले में प्लस 2 पाई एल रो एस था, माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस Q जो है वो बाहर वाले में हम वही दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो एस डी एस। इस केस में अब जो डी एस है वो रो डी फाई डी जी है, और 0 to 2 पाई, और इस केस में जो रो है बाहर वाले सिलेंडर के केस में वो बी है, ठीक है।
तो 2 पाई बी एल रो एस ये किसके बराबर होगा? ये जो आउटर चार्ज होगा ये इनर चार्ज की अपोजिट पोलैरिटी के बराबर होगा, जो पीछे हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आउटर रो एस वुड बी इक्वल टू माइनस ए बाई बी इनर सिलेंडर। ठीक है, यानी कि और अगर ये दोनों सिलेंडर्स का रेडियस सेम हो जाता है, यानी कि ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाता है, तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही हमारे पास रो एस बन जाएंगे। ठीक है, और अगर हम गॉसियन सरफेस लेते हैं इस आउटर सिलेंडर के भी बाहर, गॉसियन सरफेस जो पहले हमने इनर सिलेंडर की आउटर सरफेस पे ली थी, अब हम बाहर ले रहे हैं, यानी कि रॉ पहले हमने लिया था रॉ, ये वाला जो था ना ये था रॉ ग्रेटर देन ए लेस देन बी। अब हम ये वाला गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जिसका रॉ है ग्रेटर देन बी। तो इस केस में जो इनर सिलेंडर है उसके ऊपर रॉ एस है और जो आउटर सिलेंडर है उसके ऊपर माइनस रॉ एस है। ठीक है, इक्वल बट अपोजिट। तो जो हम गॉसियन सरफेस पूरी की पूरी अज्यूम करेंगे तो उसमें पॉजिटिव रो एस और नेगेटिव रो एस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या होगी? वैल्यू 0। ठीक है, यानी कि इस अपर इस इधर हमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं मिलेगी, इस आउटर सिलेंडर के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कन्फाइंड रह रही है सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कन्फाइंड रह रही है बिटवीन दीज टू सिलेंडर्स। इन सिलेंडर्स के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं है, और अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड रहेगी बिटवीन दीज टू सिलेंडर्स, या ये कहना चाहिए कि विद इन डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इन दोनों सिलेंडर्स के दरमियान या एयर है या डाइलेक्ट्रिक है, और एयर भी इनफैक्ट डाइलेक्ट्रिक ही है। तो इन दोनों के दरमियान हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब है कि इन सिलेंडर्स के बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब है कि कोएक्सियल केबल की शील्डिंग प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी हैं। मतलब कि अगर ये कोएक्सियल केबल हम रखी हुई है किसी जगह पर, तो ये आसपास की जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है उसको ये ज़्यादा इंटरफेरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के बाहर नहीं निकल रही। देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ड्यू टू सिंप्लिसिटी, नॉइज इम्यूनिटी एंड ब्रॉड बैंडविड्थ, कोएक्सियल केबल इज स्टिल मोस्ट कॉमन मींस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, तो यानी कि ये इम्यूनिटी है, शील्डिंग इसकी बहुत अच्छी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ही कंबाइंड कन्फाइंड रहती है, बाहर नहीं जाती। तो इसकी वजह से कोएक्सियल केबल स्टिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसकी जो अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस हो जाती हैं तो फिर इसके लॉसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, एग्जांपल है, बिल्कुल वही जो अभी एक्सप्रेशंस हमने सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए डिराइव किए थे उन्हीं को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स और डी फील्ड्स निकाल सकते हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई तो डी निकल आएगा, सिंपली हमने एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर डी निकल आया सिंपली एप्सिलॉन से डिवाइड ही करना होगा, हमारे पास ई निकल आएगा। तो ठीक है, आपकी स्क्रीन रुकी हुई है। हाँ काफी ब्लर है। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अब ठीक है सर, पहले आपकी स्क्रीन रुकी हुई थी, अब ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये उन्हीं उन्हीं एक्सप्रेशंस में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग एक्सप्रेशंस ये आपकी आ जाएंगी।
ये वही एक्सप्रेशन है, सिंपली आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये भी एक्सप्रेशन हमने पहले देखी हुई है, ये भी एक्सप्रेशन पहले देखी हुई है, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ये क्यू पहले दिया होगा, इनर सिलेंडर का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। 2 पाई ए जो है वो 1 मिलीमीटर, हाँ 1 मिलीमीटर पे दिया हुआ है। लेंथ 50 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। सिंपली इनर सिलेंडर की रो एस निकल आई, और आउटर सिलेंडर के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला देखा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। तो आउटर सिलेंडर की भी रो एस निकल आई। तो फिर जब रो एस निकल आई इनर और आउटर सिलेंडर की, तो इससे रिलेटेड था हमारा डी था ए ओवर बी रो, ठीक है। ए ओवर रो इनर सिलेंडर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंपली एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। अच्छा जी, अब गॉसेस लॉ की मजीद एप्लीकेशंस में डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट, ये एक्चुअली हम गॉसेस लॉ की को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अब मूव करने जा रहे हैं टुवर्ड्स अ कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपका वास्ता, इसका वास्ता, डाइवर्जेंस का वास्ता आपको पूरे कोर्स में पड़ेगा, और इससे रिलेटेड डाइवर्जेंस थ्योरम भी होगा और भी चीज़ें होंगी। तो हम उस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। वी आर गोइंग टू अप्लाई मेथड ऑफ गॉसेस लॉ without a surface without any symmetry। ये अभी फिलहाल इसको छोड़िए, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। ये डिफरेंशियल वॉल्यूम है हमारा ना। आपको याद होगा जब हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी किया था, या स्फेरिकल या रेक्टेंगुलर, तो उसमें हमने डिफरेंशियल वॉल्यूम्स बनाए थे, जिसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी एक्स डी वाई डी जी थे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी रो डी फाई और डी जी थे, जबकि रेक्टेंगुलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर डी थीटा, आर साइन थीटा, डी फाई और डी आर थे, ठीक है। ये तीन चीज़ें थी। तो अभी हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डिफरेंशियल वॉल्यूम कोई पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्यूबिक सरफेस बनी है। अब इसकी आपको पता है क्यूब की 6 सरफेसेस होती हैं। एक आपको फ्रंट सरफेस नजर आ रही है, ये बैक सरफेस भी नजर आ रही है, ये लेफ्ट सरफेस नजर आ रही है, इस तरह से आपको ये राइट सरफेस भी नजर आ रही है, ये टॉप सरफेस नजर आ रही है, इस तरह से ये बॉटम सरफेस भी नजर आ रही है, ठीक है। तो जब हम ये एक्स वाई जी है, जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक्चुअली हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक्चुअली वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम जी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये हम लेफ्ट और राइट वाली बना रहे होंगे ना, तो हम किस किस में मूव कर रहे होंगे, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और जी डायरेक्शन में भी मूव कर रहे होंगे। और अगर हम फ्रंट वाली देख रहे हैं तो एक्चुअली हम वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और जी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। और अगर टॉप वाली देख रहे हैं या बॉटम वाली, तो हम एक्स वाई डायरेक्शन में मूव भी कर रहे होंगे और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। यानी कि जो लेफ्ट और राइट सरफेसेस हैं वो हमारी होंगी डी एक्स डी जी, फ्रंट और बैक होंगी डी वाई डी जी, और टॉप और बॉटम होंगी डी एक्स डी वाई। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके सेंटर में एक पॉइंट है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो है डी नॉट, जो जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं जी, डी एक्स नॉट ए एक्स, डी वाई नॉट ए वाई, डी जी नॉट ए जी, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं,
है, एक्स ए एक्स, वाई ए वाई और जी ए जी, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हम मालूम करना चाहते हैं इस क्यूबिक सरफेस पे गॉसेस लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। पहले तो ये था ना कि हम सिलेंड्रिकल सरफेस पे गॉसेस लॉ अप्लाई करते थे, सिलेंडर बना के एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाती थी, टॉप और बॉटम बन जाती थी, स्फेरिकल में एक ही सरफेस बनती थी। लेकिन जब क्यूब होगा ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपके पास 6 गॉसेस सरफेसेस बनेंगी। गॉसेस लॉ अगर आपने अप्लाई करना है d डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू, तो ये सरफेस इंटेग्रल 6 सरफेसेस में डिवाइड हो जाएगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक, ठीक है, फ्रंट बैक सर इसके लेफ्ट रिलेटेड राइट प्रॉब्लम है। टॉप और बॉटम। जी ठीक है सर, लगे समझ। तो अब हम सबसे पहले इस फ्रंट सरफेस की बात करते हैं, इसको देखते हैं। जो हमने कहा था ना कि ये जो इंटेग्रल है, हम बारी बारी इन तमाम इंटेग्रल्स को इवेल्युएट करेंगे और इन तीनों सबको इवेल्युएट करके इनको सम करेंगे, तो फिर टोटल सम जो है वो इसके बराबर निकलेगा, जो कि क्यू के बराबर है। सबसे पहले अभी हम फ्रंट इंटेग्रल को देख रहे हैं कि फ्रंट क्या है। ठीक है, अब फ्रंट में अगर हम फ्रंट वाले पे गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, तो गॉसेस लॉ हमें क्या कहते हैं, हमें कहते हैं गॉसेस लॉ है डी डॉट डी एस, ठीक है, फ्रंट वाले पे। तो डी फ्रंट डॉट डी एस फ्रंट। अब मैंने पहले बता चुका हूं कि जो फ्रंट सरफेस और बैक सरफेसेस हैं वो किन किन से मिलके बनी हुई है, वो मिलके बनी हुई है वाई और जी से, ठीक है, y और z। और चूंकि जो इसका यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो इसके परपेंडिकुलर किसके अलोंग होगा, x एक्सिस के अलोंग, क्योंकि y और z में तो चेंज हो रही है ना, तो इन y z प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, x एक्सिस, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर ax नजर आ रहा है, डेल्टा y डेल्टा z ax, ठीक है। और फ्रंट का जो ds है, यानी कि ये जो ds है ये भी अलोंग x एक्सिस है, इसलिए हम इसे कह देंगे एक्चुअली ये dx फ्रंट है। d फ्रंट जो dx फ्रंट होगा, यानी कि ds का d का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस के अलोंग होगा, उसे हम dx फ्रंट कह रहे हैं वो, और ये ax आपस में पैरेलल होंगे, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म कर रहे हैं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन बना रहे हैं, क्योंकि ax डॉट ax क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर हम ये dx फ्रंट निकाल लेना, तो हम ये पूरा इंटीग्रल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो दरमियान में ओरिजिन पर जो d की वैल्यू थी ना, उससे इस बाहर वाली सरफेस का डिस्टेंस कितना बनता है, इस पॉइंट से बाहर वाली सरफेस का डिस्टेंस कितना बनता है, तो क्या होगा dx नॉट, ठीक है, इस ओरिजिन पे इस पॉइंट पर x एक्सिस वाले कंपोनेंट की वैल्यू प्लस ये पूरा, अगर डेल्टा एक्स है, ये पूरा डेल्टा एक्स है, तो जो ये दरमियान में पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ से लेकर इस फ्रंट वाली का डिस्टेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स बाय 2। तो डेल्टा एक्स बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ dx विद x, रेट ऑफ चेंज ऑफ dx विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल dx बाय पार्शियल x, पार्शियल dx बाय पार्शियल x लिख दिया हम लोगों ने। तो अब फ्रंट सरफेस के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर वाली जगह पर पुट करता हूं ना, dx, इस dx फ्रंट को यहाँ पुट करता हूं, तो रिजल्टिंग क्या आएगा मेरे पास, dx नॉट प्लस पार्शियल x बाय 2
और ब्रैकेट में डेल्टा वाई डेल्टा जी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बैक साइड की। फ्रंट की मालूम कर ली, बैक साइड की। तो बैक साइड में क्या होगा, बैक साइड वही डेल्टा वाई डेल्टा जी होगा, लेकिन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, यानी कि ये जो ये वाला पॉइंट, ये वाली बैक साइड है, इसकी जो यानी कि जो इसका ds होगा, स्मॉल ds, वो किस तरफ होगा, वो अपोजिट माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस, इसी तरह से इसको ये डी बैक क्या है, डी एक्स बैक, जैसा डी एक्स फ्रंट किया था हमने, वो माइनस मतलब ए एक्स के साथ होगा, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस डी एक्स बैक डेल्टा वाई डेल्टा जी। तो अब हम बात करते हैं डी एक्स बैक, वो इसी तरह से डी एक्स नॉट, यानी कि ओरिजिन पर डी एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स बाई टू, वही यानी कि डेल्टा एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स इन टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करता हूँ तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगी माइनस डी एक्स नॉट प्लस पार्शियल डी एक्स बाई पार्शियल डेल्टा एक्स पार्शियल टू डेल्टा एक्स बाई टू पार्शियल डी एक्स पार्शियल एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। अगर मैं इन दोनों को जमा करूँ, फ्रंट और बैक को जमा करूं, तो ये डी एक्स नॉट और डी एक्स नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए डेल्टा एक्स बाय टू पार्शियल डी एक्स और पार्शियल एक्स, और ये नीचे वाला, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही डेल्टा एक्स बाय टू प्लस डेल्टा एक्स बाय टू डेल्टा एक्स बन गया, और ये डेल्टा डेल्टा बाय डेल्टा जी पहले से ही थे हमारे पास, तो पार्शियल डी एक्स में पार्शियल एक्स, ये हमारे पास रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसी तरह से अब हमारे पास हम एक्स जी एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। ठीक है,
जी जी क्लास, मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन भी हो रही है अपेयर? जी सर। अच्छा जी। तो जो फ्रंट बैक था उसमें तो एक्स एक्सिस के लिए डी एक्स डी पार्शल डी एक्स पार्शल एक्स था। इसी तरह जो लेफ्ट और राइट होंगी उसमें पार्शल डी वाई बाय पार्शल वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में वो चेंज हो रहा है। इस तरह जो टॉप और बॉटम है उसमें पार्शल डी जी बाय पार्शल जी आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि अगर फ्रंट बैक है उसमें पार्शल डी एक्स और पार्शल एक्स आ रहा है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। इस तरह जो राइट और लेफ्ट होगा उसमें पार्शल डी वाई पार्शल वाई आएगा। ये आप बिल्कुल जैसे हमने ये वाले प्रूव किए ना वैसे भी प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो पार्शल डी वाई पार्शल वाई पार्शल एक्स पार्शल जी। इसी तरह से जो फ्रंट और बैक होंगे, सॉरी टॉप और बॉटम होंगे, उसमें पार्शल डी जी पार्शल जी डेल्टा वाई एक्स डेल्टा वाई। तो अब इन तीनों इन 6 के 6 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या बनेगी? ये तीनों कॉमन आ जाएंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी कॉमन है तीनों में, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और जो ये बचेगा हमारे पास पार्शल डी एक्स पार्शल एक्स पार्शल डी वाई पार्शल डी जी पार्शल जी। और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको डेल्टा वी कहते हैं, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम। तो जो अगर क्यूबिक सरफेस होगी हमारे पास तो उसका जो गॉसेस लॉ है डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, वो हमारे पास इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने देखा ये क्या था, ये लेफ्ट साइड थी हमारे पास डी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है। तो एग्जांपल देख लीजिए, चलें। डी गिवन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है ये, और हमें मालूम करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस x इक्वल्स टू 3, y ग्रेटर देन 0 to 2, z ग्रेटर देन 0 to 2। अच्छा, ये मुझे बताइए अब ए पार्ट के लिए कि ये किस प्लेन में ये सरफेस होगी। ये वाली जो सरफेस है ये किस प्लेन में होगी भला? सर वाई जी प्लेन। शाबाश, वाई जी प्लेन में होगी। एक्स कांस्टेंट है यहाँ पे, वाई और जी चेंज हो रहे हैं, दैट मींस वाई जी प्लेन में इसकी वो होगी सरफेस होगी। तो हमने मालूम करना है कि इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हुआ था। तो आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उतना ही चार्ज होता है ना, ठीक है। तो हम जो डी डॉट डी एस से चार्ज मालूम कर रहे थे, इसी तरह से डी डॉट डी एस से हम फ्लक्स भी मालूम कर सकते हैं। फ्लक्स इक्वल्स टू डी डॉट डी एस। अब डी एस आपको डी एस गिवन है, और डी एस अब यहां से छोटा डी एस अब यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डी एस, ये वाला डॉट, चूंकि वाई जी प्लेन में था इसलिए डी वाई डी जी, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके अलॉन्ग होगा? एक्स एक्सिस के, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब है x कांस्टेंट है, तो अलॉन्ग x एक्सिस इसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए। और अगर एक्स वाई प्लेन में होता है तो z एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है, और अगर zx होता है तो y एक्सिस पे उसका यूनिट वेक्टर होता है। यानी कि जो चीज चेंज नहीं हो रही ना, कांस्टेंट है, उसी के अलॉन्ग उसका वेक्टर होगा। तो सिंपली हम इसको डॉट वेक्टर डॉट को अप्लाई कर देंगे, ax डॉट ax 1 हो जाएगा, बाकी ay डॉट ax भी 0 हो जाएगा, az डॉट ax भी 0 हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या? y स्क्वायर z3
और किधर गया, ds जो है वो dy dz है, यहाँ भी हमें लिखना चाहिए, हाँ ये लिखा है dy dz, तो dy dz हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय 3, जी क्यूब का जी 4/4 आ जाएगा, अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2/3। देखिए 2/3 फ्लक्स जो है वो इस सरफेस से पास कर रहा है। बी पार्ट है जी, हमें मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, हमें ये गिवन है, हमने मालूम करें, तो बड़ा ही आसान है, ठीक है। डी आपको गिवन है ना, डी गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डी ओवर एप्सिलॉन। आप इस पूरे डी को एप्सिलॉन से डिवाइड कर दें, उसके अंदर ये पॉइंट की वैल्यूज पुट कर दें, यानी कि जहां जहां x है वहां 3, जहां जहां y है वहां 2, जहां जहां z है वहां 1 पुट कर दें, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये पार्ट हल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें सर पीछे वो इंटीग्रेशन डी लिखा गिवन है, हुआ है पहले। डी गिवन है, हाँ जी सर पहले उधर इंटीग्रेशन दी हुआ है, जो पीछे पेज गुजरा उसमें सर y के पहले क्या करेंगे, उसमें y की लिमिट्स है ना, तो बाकी सारा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जब दूसरी की बारी आएगी z की रिस्पेक्ट से मैं इंटीग्रेशन आपको होगी, फिर उसमें मैं बाकी आपको कांस्टेंट हो जाएगा। आप बात सुने भाई, मैं आपको जी जब सर। इंटीग्रेशन करवा रहा था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की भी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की भी, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, सरफेस इंटीग्रल में भी वॉल्यूम इंटीग्रल में भी, कि एक कोऑर्डिनेट को आप जब इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए बाकी कांस्टेंट होते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल में एक कोऑर्डिनेट को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए बाकी 2 कांस्टेंट होंगे, ठीक है। 2 कर रहे हैं तो एक ठीक है करेंगे, बारी बारी होगा आपका ना, ये पहले आप बारी बारी पहले वाई स्क्वायर को करेंगे वाई क्यूब बाय 3, यानी कि आप ऐसे करेंगे 0 to 1 वाई क्यूब बाय 3, 0 to 2 dz, फिर आप इसको बाहर ले जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके अंदर पुट कर देंगे आप ऐसे, चले मैं लिख देता हूँ वाई क्यूब बाय 3, 0 to 2 इंटीग्रेशन dz 0 to 1, तो सिंपली ये z बच जाएगा, अच्छा जी क्यूब था, यस सर। सॉरी जी क्यूब, जी क्यूब। तो जी 4/4 0 to 1 ऐसे करेंगे, यस ठीक है। सर। तो ये दूसरे वाले में डी था हमारे पास, हमने पॉइंट था 3 to 1, हमने वो पुट कर दिया 3 to 1, जहाँ जहाँ x था वहाँ 3 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ y था वहाँ 2, जहाँ z था वहाँ 1 पुट कर दिया, ये हमारे पास डी वेक्टर आ गया। इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड लिया तो डी ये वाली वैल्यू आ गई, इसको आपने एप्सिलॉन से डिवाइड करना है तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, पार्ट बी भी हल हो जाएगा आपका, ठीक है। पार्ट सी क्या था भला, पार्ट सी था कि आपने फाइंड करना है टोटल चार्ज कंटेन्ड इन इंक्रीमेंटल स्फीयर हैविंग रेडियस ऑफ 2 माइक्रोमीटर सेंटर्ड एट दिस पॉइंट, यानी कि आपको उसका सेंटर बता दिया गया है और आपको उस जो स्फीयर है उसका रेडियस भी बता दिया गया है, आपने उस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज मालूम करना है, ठीक है। तो सिंपली चार्ज आपको पता है डी डॉट डी एस क्यू इक्वल्स टू दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीमेंटल वॉल्यूम है, तो आप को डी एक्स भी दिया गया है, डी वाई भी दिया गया है, डी एक्स देखो ना, डी के 3 कंपोनेंट्स है ना, डी के 3 कंपोनेंट्स है, ये एक कंपोनेंट है आपका डी एक्स, ये कंपोनेंट है आपका डी वाई, और ये कंपोनेंट है आपका डी जी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे और पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे 3 to 1, पार्शियल डी एक्स में पार्शियल एक्स, यानी कि वो क्या था हमारे पास वाई जी क्यूब था, शायद वाई स्क्वायर जी क्यूब था, तो वाई स्क्वायर जी क्यूब में एक्स नहीं था इसलिए उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो आप डेरिवेटिव लेंगे, नेक्स्ट डी वाई का तो ये आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट डी जी का तो ये आ जाएगा, इसके अंदर पॉइंट पुट कर देंगे 3 to 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वॉल्यूम कैसे निकालना आपने बोला ये वॉल्यूम इंक्रीमेंटल स्फीयर है ना, स्फीयर की कैसे निकलेगा,
इंटीग्रेशन 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 आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। आपका जो ये फाई और थीटा है ये होंगे 0 to पाई 0 to 2 पाई, और जो आर है वो 2 माइक्रोमीटर था, 0 to 2 माइक्रो। इसको इंटीग्रेट करेंगे आपके पास ये एक्सप्रेशन निकलेगी। ठीक है, या इन्होंने अब चूंकि ये पूरे का पूरा वॉल्यूम है ना, पूरे का पूरा सफेयर है, पूरा सफेयर है, तो ये आप उसने ये भी सिंपली जब इसे इंटीग्रेट करते हैं ना इस पूरे सफेयर को, तो मैं पहले बता चुका हूँ जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ही ऐसा नहीं होता। हमेशा ही आप जब भी आप सफेयर देखेंगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा ये नहीं निकलेगा, डिपेंड करेगा कि सफेयर कितना है, उसके हिसाब से इंटीग्रेशन होगी। यहाँ लकीली सफेयर पूरा था इसलिए ये इसकी एक्सप्रेशन 4/3 पाई आर क्यूब आई है। ठीक है, लिखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा, टोटल चार्ज हमारे पास इतना आएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि दिस चार्ज और डी डॉट डी एस इक्वल्स टू दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। ठीक है, तो अब डेल्टा वी को अगर यहाँ से उठा के डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं डेल्टा वी अप्रोचेस टू 0। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि चार्ज टोटल चार्ज enclosed in the volume as the volume approaches to 0। total charge enclosed in the volume, यानी कि टोटल चार्ज enclosed in the volume per unit volume as the volume approaches to 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एज दिस वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर बिल्कुल 0 हो जाती है तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो रो वी वुड बी इक्वल्स टू रो वी वुड इक्वल टू दिस थिंग, यानी कि क्या कहता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम एज द वॉल्यूम अप्रोचेस 0, दैट इज इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी ना। अब हम बताएंगे कि ये लेफ्ट वाली चीज क्या है। ये तो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम एज द वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0। ये हो गई हमारे पास राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या है ये भी हम बताते हैं। ठीक है, अच्छा हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी है ना हमने, ये लिखी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए। ये देखिए, ये dx dy dz इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के x y z कंपोनेंट्स हैं, d हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। ये वाला एक्सप्रेशन किसी भी वेक्टर के लिए वैलिड है। कोई भी वेक्टर ले लें, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख दें, तो ये वाली इक्वेशन किसी भी वेक्टर के लिए वैलिड है। सिर्फ सरफेस, यानी कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसी भी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ये एक्सप्रेशन है ना जी, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम एक्स वाई जी, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम, नेट फ्लक्स इसे कहना चाहिए, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट वॉल्यूम। ठीक है, नेट फ्लक्स का मतलब ये है कि एक आपने मिसाल के तौर पर डिस्क बनाई,
ठीक है, डिस्क के अंदर आपने जो है वो हवा फेंकना शुरू की, जितनी हवा यहाँ से एंटर हो रही है उतनी हवा यहाँ से लीव भी हो रही होगी, तो नेट फ्लक्स जो होगा या नेट आउटवर्ड फ्लो होगा वो 0 होगा। ठीक है, हाँ अगर आपके पास टायर है, टायर के अंदर ये इन्फ्लेटेड टायर है, इसके अंदर हवा है, लेट से ये पंक्चर हो जाता है, तो अंदर जो हवा है वो निकल के बाहर आना शुरू होगी। अब इनवर्ड फ्लो 0 है, आउटवर्ड फ्लो है, तो इसको हम कहेंगे कि नेट आउटवर्ड फ्लो है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा स्मॉल वॉल्यूम चार्ज है, उधर से जो फ्लक्स लाइंस निकल रही है वो नेट आउटवर्ड फ्लो फ्लक्स कितना है। ठीक है, अगर मैं इधर एक सरफेस बना देता हूं, इस सरफेस के अंदर जितनी लाइन चार्जेस आ रही हैं उतनी ही बाहर जा रही हैं, तो इस सरफेस पे जो नेट आउटवर्ड फ्लो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, यानी कि डाइवर्जेंस नहीं होगी। हाँ अगर बिल्कुल इसी पॉइंट पे लेता हूं ना, तो इस पॉइंट से जहां से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, तो ये एक्चुअली नेट आउटवर्ड फ्लो फ्लक्स होगा, इसे कहेंगे डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस किसी भी क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जैसे आप यानी कि जो है वो एक जगह से उससे आप जो परफ्यूम है, आपका परफ्यूम से जब आप उसे उसके बिल्कुल जो नोजल होती है वहां से थ्रो करते हैं, तो वो नेट आउटवर्ड फ्लो फ्रेग्रेंस होती है। तो ये डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए किया है। divergence of vector flux density divergence of a vector flux density is the outward flow of flux from a very small closed surface per unit volume as the volume shrinks to 0. Divergence of this electric flux यानी कि vector flux density equals to net outward flow flux from the small closed surface per unit volume as the volume approaches to 0. और अगर जहां पे वेक्टर फ्लक्स की जगह हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी लिख लेंगे, तो डाइवर्जेंस जो होगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डाइवर्जेंस होगी। पॉजिटिव, हाँ जहां से जिस जगह से डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि यहाँ से ये सोर्स है, फ्लक्स लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, और अगर यहाँ पर फ्लक्स लाइंस टर्मिनेट हो रही हो, यानी कि आउटवर्ड ना हो बल्कि इनवर्ड हो, तो इसको सिंक कहेंगे, सोर्स और सिंक। ठीक है, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस किसके इक्वल हुई, डाइवर्जेंस हुई वही जो लेफ्ट साइड थी, पार्शियल डी एक्स बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डी वाई बाय पार्शियल वाई, पार्शियल डी जी बाय पार्शियल जी, इसे कहेंगे डाइवर्जेंस। और चूंकि आपको याद होगा जब हमने वो बनाया था ना, ये वाला क्यूबिक वॉल्यूम बनाया था, तो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज़ूम किया था, dx नॉट ax dy नॉट ay dz नॉट az। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन निकलेगी डाइवर्जेंस की वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस की एक्सप्रेशन डिफरेंट होगी और स्फेरिकल में डिफरेंट होगी। तो जब भी आपको डाइवर्जेंस निकालने का कहा जाएगा, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो देखना है कि आपको जो गिवन डी है वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है तो आप ये इस्तेमाल करेंगे, सिलेंड्रिकल में गिवन है तो ये इस्तेमाल करेंगे, स्फेरिकल में गिवन है तो ये इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, डी आपको गिवन है, आपने फाइंड करना है डाइवर्जेंस डी एट ओरिजिन 0 0 0 पर और इस पॉइंट पर। तो डाइवर्जेंस डी क्या कहती है, आपको यहां से क्या पता लग रहा है, इस डी को देख के क्या पता लग रहा है कि ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका मतलब है कि आप जो फार्मूला लगाएंगे वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का लगाएंगे, जो है पार्शियल डी एक्स बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल डी वाई बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डी जी बाय पार्शियल जी।
इसको आप पार्शियल डी एक्स बाय पार्शियल एक्स करेंगे तो साइन वाई तो कांस्टेंट रह जाएगा, जबकि इसकी माइनस ई बाय माइनस ई माइनस एक्स आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या होगा, पार्शियल डी वाई, इस डी वाई का एक्सप्रेशन लेंगे, यानी कि ये आपका एक्स एक्सिस के साथ जो कोऑर्डिनेट्स है वो डी एक्स है, वाई एक्सिस के साथ जो कोऑर्डिनेट है वो डी वाई है, जी एक्स के साथ जो कोऑर्डिनेट है वो डी जी है। ठीक है, तो बन जाएगा, और इसको डी बाई डी जी लेंगे तो ये खाली 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप 0 एक्स की जगह वाई की जगह जी की जगह 0 0 0 इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास डाइवर्जेंस एट ओरिजिन निकल आएगा। अच्छा ये वैसे ही, अच्छा ये सॉरी ये कैंसिल हो जाते हैं तो रिजल्ट 2 बचता है, चाहे ओरिजिन हो या ये पॉइंट हो डाइवर्जेंस सेम निकलेगी। अगर ये कोऑर्डिनेट्स होते तो फिर उसी फिर वो फिर शायद डिफरेंट निकलते दोनों एक्सप्रेशन। अब चूंकि इसके कोऑर्डिनेट ही नहीं है, खाली 2 ही निकल आया है, तो ओरिजिन और दोनों पॉइंट्स पे ये वैल्यू सेम निकलेगी। काफी है आज के लिए। तो बस ये एक आधी स्लाइड रह गई है, तो ये भी थोड़ी देखा कि सर वो एक डाइवर्जेंस वीक का एक लेक्चर हो जाता है। जी सर वो एक वीक का एक चैप्टर बन जाता है, फिर वो पूरा नहीं होता वीकेंड में हमसे। थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी आपको। मैं पहले बताया था कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, इसके जो कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये आपको फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। सिलेक्टिव कर लेते हैं सर, हाँ सिलेक्टिव टॉपिक सर करवाते हैं आप, और सारा ज्यादा हो जाएगा। नो 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 अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा कि डाइवर्जेंस इसके बराबर होती है, डाइवर्जेंस इसके बराबर होती है, जिसको हमने लिखा था पार्शियल डी एक्स बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डी वाई बाय पार्शियल वाई, पार्शियल डी जी बाय पार्शियल जी, और ये भी हमने कहा था कि किसके बराबर होती है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है। इस इक्वेशन को कहते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, या इसको कहते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, जब जहां कहीं भी डेरिवेटिव इस्तेमाल होगा ना वहां हम कहेंगे ये पॉइंट फॉर्म है, और जहां इंटीग्रेशन इस्तेमाल होगी वहां हम कहेंगे कि ये इंटेग्रल फॉर्म है। ठीक है, जहां जहां हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव है वहां ये पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ होगा, जहां जहां ये इंटीग्रेशन होगी ना वहां कहेंगे इंटीग्रल। ये एक्चुअली जो लिखा हुआ है ना ये है तो मैक्सवेल की इक्वेशन, लेकिन ये है गॉसेस लॉ की अनदर फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसको देखिए आप, डाइवर्जेंस डी को आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं डी डॉट डी एस लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस 0 बाय डेल्टा वी इक्वल्स टू रो वी, और रो वी को भी आप लिख सकते हैं क्यू बाय डेल्टा वी एज द लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू 0। तो डेल्टा वी से कैंसिल, दैट मींस डी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू, अगेन गॉसेस लॉ। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है डाइवर्जेंस की ये पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ है, ऐसे ऐसा भी कहते हैं कि ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल की टोटल हमने कहा था कि 4 इक्वेशंस हैं, 2 सेट्स हैं, और दोनों सेट्स में 4 इक्वेशंस हैं। उन 4 इक्वेशंस में से पहली इक्वेशन ये है। देखा ना 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है, उन इक्वेशन में से पहली इक्वेशन ये है। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी? फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम
the net outward flow of a flux from a small volume is exactly equals to charge enclosed in that volume या equals to volume charge density there. ठीक है, तो जब भी मैं आपसे पूछूंगा किसी भी एक्सप्रेशन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है तो आपको उसका फिजिकल फिनोमेना बताना होगा। ये आपका, ठीक है, आपको उसका फिजिकल फिनोमेना बताना होगा। जैसे मैं कहूँ कि इसका फिजिकल फिनोमेना क्या है, इसका फिजिकल फिनोमेना ये लाइन है, ठीक है। चलें फिर आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, ये फिर मैं इसको नेक्स्ट में देखूंगा। यस सर, तो थैंक यू। सर वो सर, पूछना था कि ड्रिल प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सारे सारे करने हैं। नहीं नहीं, सारे नहीं करने, जिस तरह की चीजें हमने, चले मैं ऐसे करूंगा कि कैसे करूंगा सर ड्रिल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं सर आप सर, एक बात पूछनी थी आपसे। जिस तरह की एग्जांपल्स और ड्रिल प्रॉब्लम्स है ना, उसी तरह के आपने एंड प्रॉब्लम्स करने हैं। जिस तरह की एग्जांपल्स और ड्रिल प्रॉब्लम्स हैं उसी तरह की आपने, भाई मेरी तरफ से आप कोई भी ना करें, ठीक है। ये जो आपने अपने ड्रिल प्रॉब्लम्स करने हैं, एग्जांपल्स करनी है, एंड एक्सरसाइज करनी है, ये अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है ताकि आप क्विज मिड और फाइनल में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। ये कोई होमवर्क तो चेक नहीं होगा ना कि आपने इतने हल करनी है, एक्सरसाइज कितने क्वेश्चन हल कर ली है, ड्रिल प्रॉब्लम कितने हल कर ली है। ये तो आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए है। जितने आप ये ज़्यादा हल करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आपको क्विज में, मिड में, फाइनल में आसानी होगी। जितने आप कम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कम सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी कम प्रैक्टिस होगी, आपको मुश्किल होगी क्विज, मिड और फाइनल। सही है। तो सही है। मैं ऐसे करूँगा कि जो चलिए अभी ऐसे करेंगे, सिमिलर जो प्रॉब्लम्स है ना, जो एंड एक्सरसाइज सॉरी जो एग्जांपल्स और ड्रिल प्रॉब्लम्स की तरह के प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स में हैं, उसको तो आप सॉल्व करें ना, ट्राई करें सॉल्व करने की। किसी को अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो वो मुझे अपने सॉल्व्ड प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, तस्वीर खींच के, सर मैंने यहाँ तक कर लिया है, आगे मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं बाकी उसको बता दूंगा कि आपके सॉल्यूशन में क्या मिस्टेक थी और ये हल कैसे होना है, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने मुझसे सॉल्यूशन मैनुअल का पूछा था, तो भाई सॉल्यूशन मैनुअल इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों प्रॉब्लम्स की, तो सॉल्यूशन मैनुअल मत खोलें। सॉल्यूशन मैनुअल उसी वक्त खोलें जब आप किसी जगह पर स्टक हो जाते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन मैनुअल सामने रख के खोल के प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसे है जैसे हम कॉपी कर रहे हैं ना। जी सर, प्रैक्टिस ठीक है करनी सर। है तो उस सॉल्यूशन मैनुअल को बंद रखें, सॉल्व करें, आंसर चेक कर रहे हैं, आंसर मैच करता है तो वेल एंड गुड, नहीं मैच करता तो फिर सॉल्यूशन मैच करें, देखें ये कहाँ मिस्टेक हुई थी। समझ नहीं आती क्योंकि नॉर्मली जो सॉल्यूशन मैनुअल्स हैं उनमें स्टेप्स डायरेक्ट किए होते हैं, समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर वो पूछना था कि थ्योरी के क्वेश्चंस करें या जस्ट मेडिकल्स पे फोकस करें, मतलब थ्योरी भी साथ साथ पढ़ें। थ्योरी में इसी तरह के क्वेश्चन करूंगा ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस एक्सप्रेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है, तो आप इसके जवाब में मुझे ये 2 लाइनें लिख देंगे इस तरह की, अपने अल्फाज में लिख दें, जरूरी नहीं कि रट्टा मारना, रट्टा नहीं मारना, अपने अल्फाज में लिख दें। हाँ जी, कॉन्सेप्ट लिखेंगे आप, और इसके जवाब में, हाँ जी, कॉन्सेप्ट लिखेंगे और वो आपका माना जाएगा, ठीक है। रट्टे लगाने की बात नहीं हो रही, एक्सप्रेशंस जो फॉर्मूले हैं उसको भी आपने याद नहीं करना। मैं पहले बता चुका हूँ, मिड और फाइनल में मैं आपको फॉर्मूला शीट दूंगा, ठीक है, क्विज़ेस में नहीं दूंगा, क्विज छोटे से चैप्टर का होता है,
तो उसमें अगर आप थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो इतना इशू नहीं है, कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन जो मिड और फाइनल है उसमें मैं आपको फार्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सर आपसे बात ओके जी 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 जी। अल्लाह हाफिज। सर 8वें सेमेस्टर की हमारे ना सब्जेक्ट अपडेट हुए हैं, तो वो तो सर सारी आवाज़ बहुत टेलीकम्युनिकेशन की। आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। सर वो सर अब ये आ रही कह है रहा है आवाज़? कि सर वो ये कह रहा है कि एलएमएस पे जो 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं ना वो आ रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन के। हाउ डू यू नो दैट कि वे टेलीकम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं? सर एलएमएस पे लिस्ट है तो ये आप डिपार्टमेंट पर छोड़ सर, दें कि वो आपको क्या एंटीना ऑफर है। एंटीना सिस्टम्स और वायरलेस कम्युनिकेशन, ये 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। आप 7वें सेमेस्टर में हैं? सर 5वें में। आप 5वें में है ना, तो जब 7वें में आएंगे तो देखी जाएगी। अभी तो आपको ऑफर नहीं हो रहे ना वो, ठीक है। चलिए सर, ये पूछना चाहते थे कि पावर में करवाएंगे या टेलीकम्युनिकेशन में करवाएंगे? ये कोई चीज़ नहीं होती पावर टेली, आपको डिग्री मिलनी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको पावर की डिग्री नहीं दे रहे, ना पावर की डिग्री दे रहे हैं, टेलीकॉम की डिग्री दे रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री दे रहे हैं, ना कंप्यूटर की डिग्री दे रहे हैं। तो ऐसे ही है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी ना आपको। यस सर, ये ऐसा ही है। जी हाँ, सर। तो बस मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। वो हम देखेंगे जब आपको ऑफर ओके करना सर। है, ठीक हो गया। चले, थैंक यू सर, अल्लाह ठीक है, हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।